मुख्य अतिथि आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी से निवेदन करूँगा उनके भाषण की। सबसे पहले तो मैं ये तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए अपने छोटे भाई सौरभ जी को और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इस परिसर में जरूर है, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और 3 दिन का कार्यक्रम जिसमें अनेक लोग, कोई फिजिकल कोई वर्चुअल इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत परिश्रम और प्रयास के बाद ऐसा संभव हो पाता है। तो सभी आयोजक गणों को मैं हृदय से अभिनंदन देता हूँ। और अभी जिनका आशीर्वचन हम लोग को प्राप्त हो रहा था, ऐसे पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जी के बारे में शायद आप सब जानते हैं। वो पूज्य संत हैं, भगवा वेश धारण किए हैं, लेकिन उनको समाज और राष्ट्र के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, माँ गंगा के लिए, पर्यावरण के लिए, मतलब मैं जितना कहूँगा वो सब कम हो जाएगा। मतलब हर समाज की हर वह समस्या जो आज जितनी बड़ी है वो आने वाले समय में और विकराल रूप धारण कर सकती है, उसके प्रति सचेत करना, सजग करना और उसके लिए लोगों को प्रेरित करना और स्वयं से उसको शुरू करना, यह बहुत बड़ा काम पूज्य महाराज जी करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आपका बहुत लंबे समय से मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अपने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जो एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, केवल एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं है, मुझ जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को निर्माण करके आगे बढ़ाने, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ऐसे आदरणीय अशोक मेहता जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से सम्मान करते हुए MNIT, देखिए पहले तो आप सबको मालूम है कि पहले यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और MNIT यह दो एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं और इसका एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा नाम है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, देश के किसी कोने में चले जाओ तो आपको MNIT का कोई ना कोई स्टूडेंट वहाँ मिल जाएगा, वो किसी क्षेत्र में प्रयागराज का परचम ऊंचा करने का काम कर रहा है। ऐसे हमारे प्रोफेसर आलिस वर्मा जी जो निदेशक हैं इस संस्थान के, मैंने सौरभ जी के बारे में बता ही दिया क्योंकि वो प्रयागराज के ही निवासी हैं। विश्व हिंदू परिषद से पूज्य अशोक सिंघल जी से, आदरणीय चंपत राय जी से और सभी संगठन के शीर्ष लोगों के बहुत सानिध्य में रहते हैं। बहुत कुछ उनके बारे में बताना नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने शुरुआत की इस सत्र की, और मैं कल से देख रहा हूँ आपको राकेश जी, मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो हमारे सम्मानित जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें फूलपुर में जो कमल का फूल खिलाए हैं पटेल जी, उनका नाम इसलिए मैं पहले ले रहा हूँ कि अभी वो विजय श्री प्राप्त करके आप सबके शुभकामनाओं से और फूलपुर की जनता के आशीर्वाद से, वहाँ के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हम लोकसभा चुनाव में उस सीट को 18,000 से पीछे रह गए थे उस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इस विधानसभा के उपचुनाव में हम उस 12,000 से उस सीट को जीत पाए हैं। मैं बहुत आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रयागराज के अब वरिष्ठ विधायक कहा जा सकता है क्योंकि अब सीनियर विधायकों में श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में ही सौरभ जी का निवास है, ठीक है। हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष और वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर BK सिंह जी, वह भी मंच पे हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई पीछे चुपचाप बैठ गए हैं, आदरणीय राकेश त्रिवेदी जी, प्रदेश पीछे, अच्छा आगे आ गए, मैं वहाँ मेरी नज़र उधर जा रही थी,
ठीक है। हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अवधेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे कन्हैयालाल पांडे जी, और हमारे और बहुत सारे साथी में नाम लूँगा, अजय जी, हमारे MNIT के प्रोफेसरगण, और सभी आज इस कार्यक्रम में सहभाग करने वाले कई पार्षदगण भी हैं, कई पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं। मैं सबको बहुत हृदय से सम्मान करते हुए संक्षिप्त उद्बोधन मैं इसलिए करना चाहूँगा। देखिए, आज पूज्य महाराज जी ने बताया 26 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम 26 जनवरी पूछो तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि आज गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त पूछो तो सबको मालूम है 15 अगस्त माने स्वतंत्रता दिवस है। वैसे अब 26 नवंबर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो 2015 में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। संसद में विधिवत चर्चा हुई, आज में 26 नवंबर। मैं आप सब यहाँ पर जितने भी, चूँकि सब बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर, मेरा मानना है कि इस देश के अंदर देश के लिए, मतलब अभी महाराज जी ने 1993 के मुंबई आतंकवादी हमले की चर्चा की। देश के लिए और दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किस प्रकार से हमारे वीर बांकुरे जो सेना के, पुलिस के, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, देशभक्त हैं, वो करते हैं, उसका उदाहरण यहाँ पे दिया। लेकिन जो दुष्प्रचार करके कोई केवल राजनीतिक सफलता प्राप्त करके सत्ता वियोग में तड़प करके और सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन है, वो ऐसे दुष्प्रचार किया करते हैं कभी कभी जो आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सबको मालूम है कि वो असंभव है। क्या कोई भारत का संविधान खत्म कर सकता है? क्या नहीं खत्म कर सकता, आप सब जानते हैं। अभी एक बहुत बड़ा अभियान चला था 15 अगस्त को, आजादी के अमृत काल में, हर घर तिरंगा। आज पता नहीं कैसे मेरे सुबह मन में विचार आया कि हर घर जैसे तिरंगा, जैसे हर घर में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता सहित जो अपने धर्म ग्रंथ है सब लोग रखते हैं, श्री हनुमान चालीसा ही रखते होंगे, वैसे हर घर में संविधान भी होना चाहिए। संविधान हमें अधिकार हमारे क्या है यह भी बताता है, कर्तव्य हमारे क्या है यह भी बताता है। अब MNIT के अंदर गरीब माँ बाप का बेटा भी पढ़ने के लिए आ सकता है और जो बड़े घरों में जन्मे वह भी आ सकते हैं, तो हर घर में पढ़ने वाले बच्चे। तो आज का दिन यह भी संकल्प लेने का दिन है। मुझे यह बात यहाँ इसलिए जोड़ने की जरूरत पड़ी कि अगर यह बात हम सब आगे बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ ध्यान में आएगा। भारत का संविधान प्रयागराज के कुंभ की तरह है, उसकी गहराई को नापना दुनिया के किसी देश का संविधान भारत के संविधान जैसा नहीं है। मैं इसी फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में ही आता था, यहाँ से जब सांसद बन करके गया तो संविधान की मूल प्रति देखने का मौका मिला। अब संविधान की मूल प्रति में क्या है? अब जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के जो सम्मानित बहुत वरिष्ठ सदस्य गण रहे हैं, उनके बारे में आप सबके सामने बताऊं वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा पार्ट यह आप सबके सामने रखना चाहता हूं। उस संविधान की मूल प्रति के अंदर किनके चित्र उपलब्ध हैं यह देखने की आवश्यकता है। जब वह देख लेंगे तो समझ में आएगा कि भारत क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारत का दर्शन क्या है, भारत की एकता का आधार क्या है, उसके अंदर वह सब कुछ समाहित है। आप सब लोग, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, कुछ लोग अपने जरूरत की चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ लोग जरूरत के अलावा भी पढ़ते हैं, जो विधि विशेषज्ञ है वो तो पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए क्या क्या हमारे उन पुरखों ने जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने देश के संविधान सभा में बैठ करके, आप कल्पना करो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जिसके लिए लगा दिया, वो कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को आज यह आह्वान करते हुए ये कहना चाहता हूँ, प्रयागराज कुंभ की जिसको लेकर के कॉन्क्लेव आयोजित है,
हमने कई कुंभ देखे, यहाँ कई लोग बैठे हैं तो कई कुंभ देखे। 2013 का कुंभ भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी एक कुंभ हुआ था, और उस कुंभ में आने वाले जो कुंभ यात्री थे, अव्यवस्था के कारण किस प्रकार से दुर्घटना का शिकार हुए थे, मैं उनको स्मरण करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन आप सबने अर्ध कुंभ देखा है 2019 का। अब 2019 के कुंभ में, उसमें तो 7 करोड़ लोग आए थे कुंभ में, लेकिन इस 2019 वाला अर्ध कुंभ था, उसमें बताया गया है कि लगभग 24 करोड़ लोग आए थे। कहीं कोई गड़बड़ी हुई क्या, कोई समस्या हुई क्या? पूज्य महाराज जी जैसे सभी देश दुनिया में जहां जहां पर भी भारत की संस्कृति का परचम फहराने का काम करते हैं, वह सब इस अर्ध कुंभ के मेले में पधारे हुए थे, और देश ही नहीं दुनिया आई हुई थी। इस बार तो और उसे व्यापक करना है। इस बार तो लोगों को आकलन हो रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस प्रयागराज के कुंभ में आने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम कुंभ मेले का जो प्रचार प्रसार है, उसे देश के हर राज्य में तो हमारे मंत्री परिषद के सदस्यगण जाएंगे ही निमंत्रित करने के लिए, लेकिन दुनिया के अनेक देशों में भी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गयाना गए थे, आप सबको शायद याद होगा, उन्होंने प्रयागराज कुंभ का निमंत्रण वहां पर दे करके आने का काम किया। आप कल्पना करिए कि इस कुंभ में मैं संयोग से लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में कार्य करने के कारण से, माघ मेला हो, कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, उसके कई कार्यक्रमों का हिस्सा व्यवस्था के पक्ष में सर्वाधिक रहता है। यह कुंभ मेले की ही देन है, प्रयागराज की देन है। पूज्य संतों के सानिध्य में यहीं से अयोध्या में भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी। आंदोलन की शुरुआत की गई थी ताले में बंद राम को खोलने का, कि वह राम लला हमारे ताले में बंद हो, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। यह रथ यात्रा निकली थी। बहुत सारी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो 1986 1 फरवरी याद नहीं होगा जब श्री राम जन्मभूमि का ताला खुला था, लेकिन उस आंदोलन की नींव हमारे पूज्य संतों ने इसी कुंभ मेला क्षेत्र में रखी थी। आज भव्य मंदिर बन गया। तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण कोई श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करता है, कोई वोट बैंक के लिए आगे किसी मंदिर की चर्चा मत करना, इस प्रकार की बात ही करता है। अगर भारत रत्न सरदार पटेल जी की अगुवाई में भगवान सोमनाथ का मंदिर विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा तोड़ा गया था, वहां पर बनाया जा सकता है, वो गलत नहीं है, तो श्री राम जन्मभूमि पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बाबा विश्वनाथ जी के स्थान पर मंदिर बनना कैसे गलत हो सकता है? लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति हमारे देश को, जो आपस में एकजुट करने के लिए जिनको काम करना चाहिए, वो विभाजित करने का काम करते हैं। अभी पूज्य महाराज जी, मैं तो सोचा कि यहाँ कुंभ का क्लेब है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मैं भी करना नहीं चाहता था, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, आपको जानकर के प्रसन्नता हो। महाराज जी, अभी जो मुरादाबाद जनपद की कुंदर की विधानसभा, वहां पर 55% से अधिक मुस्लिम मतदाता, और वहां जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपचुनाव में प्रत्याशी रामवीर सिंह जी जीते हैं, वो 1.5 लाख वोटों से जीते। 2-3 दिन से मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का बयान में देखता रहता, और वो अपने बयान में कहते हैं कि दुरुपयोग किया गया सत्ता का। इसमें बताना नहीं था, लेकिन एक लाइन में बता करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप सबको याद नहीं होगा, लेकिन याद इसलिए दिलाना जरूरी हो जाता है कभी कभी, कि अगर याद नहीं दिलाऊंगा तो लगेगा कि कहीं कुछ हम गलत किए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं करती है, लोकतंत्र को सबल बनाने का काम करती है। 2012 में मैं भी रातू से, यही कौशाम्बी जिले से विधायक बना था। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, ये सांसद थे।
इन्होंने लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कन्नौज का उपचुनाव घोषित हुआ। कन्नौज के उपचुनाव में जितने भी विपक्ष की ओर से प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया, उनका खारिज करवा दिया गया और कुछ लोग नामांकन करने जा रहे थे, उनको बीच में उठवा दिया गया और अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव को इन्होंने निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया। ये क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी न गलत करती है और न गलत होता है तो उसको बर्दाश्त करते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है, आंदोलन करती है। हम अगर यही काम करते तो उनको याद रहना चाहिए कि 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आप थे, यहां से 73 सांसद जीत करके गए। आप ही के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, 325 विधायक उत्तर प्रदेश में जीते थे हमारे। मैं उस विषय की राजनीतिक चर्चा आज नहीं करना चाहता, मैं कुंभ को लेकर चर्चा जरूर करना चाहता। प्रयागराज का कुंभ यह ऐसा एक समागम है कि सारे विश्व में पूज्य महाराज जी तो पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति की पताका को फहराने का काम करते हैं और हमारे सौरभ जी और इनकी टीम भी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार से इस कॉन्क्लेव के दृष्टिकोण से, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे नासिक का कुंभ हो और चाहे हमारा ये उज्जैन का कुंभ, ये चारों कुंभ की दृष्टि से ये लगातार प्रयास करते रहते, जाते रहते और पूरे दुनिया में प्रयागराज के कुंभ में जो समागम होता है, इतना बड़ा समागम और कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता। ये प्रयागराज का गौरव है और जो प्राकृतिक वातावरण, ये नहीं कि अब देखिए कई जगह का कुंभ का क्षेत्र होता है, हमारे लिए सारे कुंभ के जो स्थान है, उनके जो पौराणिक मान्यताएं हैं, वह सबको हम स्वीकार करते हुए, सिर झुकाते हुए, और उसी के कारण से आस्था का सागर उमड़ पड़ता है प्रयागराज में। आप सोचिए, मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, मकर संक्रांति हो, चाहे पौष पूर्णिमा हो, चाहे माघी पूर्णिमा हो, किस प्रकार से छोटी छोटी मतलब गांव से पुड़कियां बांधे हुए, बोरी लादे हुए, भीगते हुए, पैदल चलते हुए किस प्रकार से प्रयागराज में आते हैं, उसको शब्दों में व्यक्त करने की सामर्थ्य कम से कम मेरे पास नहीं, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यह विश्व का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं। और आप सबको याद होगा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने से पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी, सड़कों की स्थिति क्या थी। प्रयागराज में जब संगम पर पहुंचो तो वहां पे गंगा मैया का, यमुना मैया का और अदृश्य रूप में मां सरस्वती मैया के जल का स्वरूप क्या होता था। आज ही जाके देखिए, अभी तो मेला शुरू नहीं हुआ, 13 जनवरी से शुरू होगा, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आज अविरल गंगा, निर्मल गंगा, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुव्यवस्थित कुंभ, स्वच्छ कुंभ करने की तैयारी केवल सरकार नहीं कर रही है, समाज कर रहा है। पूज्य महाराज जी जैसे प्लास्टिक की बात की है रखा है, लेकिन प्लास्टिक सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उससे मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए महाराज जी वो कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्लास्टिक के किसी भी ऐसे जो बाटल है या अन्य कोई सामग्री है, बैग है, कुछ भी है, उसको इससे मुक्त रखने की दिशा में प्रयास हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का भी कार्यक्रम लगभग फाइनल हो रहा है। तो जब वह आएंगे तो ऐसे समय में मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक कुंभ के आयोजन ऐतिहासिक आयोजन मानिएगा, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा समागम मानिएगा। जो समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज कैसे जुड़ा हुआ है, किन कारणों से जुड़ा हुआ है, किस कुंभ के कारण जुड़ा है, किस कुंभ के कारण जुड़ा है, ये प्रयाग के कुंभ में और देश के 3 और हमारे जो कुंभ के स्थान है, उन स्थानों के माध्यम से देखने को मिलता है। हमें इस बात की आवश्यकता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर लोग आने वाले हैं, तो ऐसे समय में हमारा क्या दायित्व है। सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं यहाँ पे जितनी की जा सकती वो करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सबके कोई सुझाव हो, उन सुझाव के अनुसार
चूंकि एक तरह से मैं अगर प्रयागराज के दृष्टिकोण से कहूं तो हम लोग तो मेजबान हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि इतने पूज्य संतों का यहाँ के बारे में तो यह है कि सारे देवी देवता गंधर्वगण सब यही प्रयागराज के तीर्थ स्थल पे माघ में ही आ जाते हैं, लेकिन कुंभ में तो कोई बचता ही नहीं कहीं है। अभी कई लोगों को हमने सुना, पूज्य महाराज जी को भी सुना, हमारी दीदी वहाँ की जो हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका भी उद्बोधन सुना कि डुबकी लगाओ, और क्या उसका आनंद सबके मन में क्या भरा हुआ। तो आज एक जबरदस्त तैयारी है, आप सबको मालूम है प्रयागराज में अगर किसी को आना है रेल से तो रेल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा, रोड से आना है तो रोड की बेहतर सुविधा है, अगर आपको हवाई मार्ग से आना है तो हवाई मार्ग की बेहतर सुविधा है। जल मार्ग से कितनी यात्रा करा पाएंगे अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये चारों रास्ते प्रयागराज आने के लिए खुलने वाले हैं। इस प्रकार का एक शुरू जब मेला होता था महीनों कई कारोबारियों को भी समस्या होती थी, मेले में आने वाले कुंभ यात्रियों को, संगम यात्रियों को भी असुविधा होती थी, लेकिन आप कल्पना करिए असुविधा कैसे धीरे धीरे दूर हो रही है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आप सब ने आशीर्वाद दिया है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने यह निर्णय किया, और आज प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को असुविधा भी हो रही है। लेकिन आप 2019 से पहले का प्रयागराज या 2014 के पहले का प्रयागराज याद करिए, और 2024 का प्रयागराज देखिए, और जब 13 जनवरी से पहले हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दीबाजी में गुणवत्ता कहीं ना खराब हो, यह भी हर हाल में ध्यान रखना है, काम भी समय से पूरा करना है। जब 24 करोड़ के स्थान पर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखना है, और इस प्रकार के अभी बहुत सारे कार्यक्रम चलेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर हमारे सौरभ जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर रखा है, मेरी इस पूरे कार्यक्रम को पूरी शुभेच्छा है, शुभकामना है। और यह कार्यक्रम में सरकार के भी कई विभाग सहभाग कर रहे हैं और आप इसमें रुचि दिखा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी इस प्रयास के साथ पूरी सरकार खड़ी है, इतना ही मैं कह करके आपको आश्वस्त करूँगा कि आप कहीं पर भी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हो, आपकी टीम प्रयास कर रही है, जहाँ पर भी जरूरत होगी। मुझे यद्यपि आज थोड़ी सी असुविधा थी, लेकिन मैं कल दिल्ली में था, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी के घर में एक वैवाहिक समारोह के कार्यक्रम में जाना था। सुबह लखनऊ में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम था, फिर यहाँ आना था, और यहाँ आने के बाद अभी मैं कुंभ मेला क्षेत्र के कुछ निरीक्षण के लिए भी जाऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आज यह पूरा जो परिसर है MNIT का, इस परिसर में जो 2 दिन अभी ये कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, तीसरा दिन कल समापन का दिन है, कल भी कई लोग आने का भी मैंने सुना है कि और भी कई लोग आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम को आपने गरिमा प्रदान करने का काम किया। ये कार्यक्रम आपका और बड़ा बनेगा और अच्छा स्वरूप बनेगा, और आने वाले समय में आप एक नया मुकाम हासिल करोगे, ऐसी मैं आशा करता हुआ कुंभ मेले की सफलता के लिए आप सब जो अच्छा कर सकते हो करिए। MNIT के डायरेक्टर साहब को मैं ये कहूँगा, यहाँ तो बहुत प्रतिभाशाली शोधार्थी छात्र हैं, उनके साथ चर्चा करके MNIT की तरफ से हम वहाँ क्या कर सकते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से तो कल जो स्वच्छता के कर्मी हैं, आप सबको मालूम होगा, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि हम सफाई कर्मी हों, चाहे हमारे जो भगवान को पार लगाने वाले नाविक हों, निषाद समाज के लोग हों, उनका जब स्मरण करते हैं तो मुझे याद आ जाता है 2019 का कुंभ, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। हम लोग को भी मालूम नहीं था, हम लोग मंच पे बैठे थे, तब तक सामने देखा जैसे डिस्प्ले आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन पर बैठे हैं और कुंभ मेले में सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी कुर्सी में बैठे हैं और उनके चरण प्रधानमंत्री जी। आप कल्पना करिए, मैं तो एकदम रोमांचित हो गया, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा धन्य है वह माँ, वह पिता जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री बन करके
जिन्हें समाज में सफाई करने वाले को एक मान लेते हैं कि वो सबसे नीचे का काम व्यवस्था का करता है, उनके चरण स्वयं जमीन पे बैठ करके उनको कुर्सी पर बैठा कर धोने का काम किए। यह सम्मान जो दे करके और जो उन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दे करके स्वयं झाड़ू उठाया और स्वयं फावड़ा उठाया, स्वयं जो गंदगी उठाई और यह संदेश दिया कि सफाई कर्मी कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं है, हम संपूर्ण 140 करोड़ भारतवासी भारत की स्वच्छता के लिए सब लोग सफाई कर्मचारी हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने का काम किया था। यह भाव हम सबके जब तक मन में बना रहेगा और इस भाव को जितना हम बल प्रदान करने का काम करेंगे उतना ही भारत शक्तिशाली होगा, भारत मजबूत होगा, भारत विकसित होगा। भारत अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, वह दिन भी दूर नहीं होगा जब विश्व की पहली अर्थव्यवस्था भी भारत बनेगा, विकसित भारत भी बनेगा। और जिसके विचार, जिसकी सोच, जिसका विजन इतना व्यापक हो, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव से मैं तो 2014 से जानता हूं, लेकिन महाराज जी लोग तो शायद वह गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने थे तब से जानते हैं। उन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक पहले तो कोई चुनाव नहीं हारे, सारे चुनाव जो उनके नेतृत्व में हुए सब जीते। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की, इस प्रदेश की सेवा की, लेकिन एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। यह अपने आप में एक मिसाल है। हम सबको भी एक देश के लिए जब काम करने का क्या पूज्य महाराज जी जैसे सभी देश दुनिया में जहां जहां पर भी भारत की संस्कृति का परचम फहराने का काम करते हैं, वह सब इस अर्ध कुंभ के मेले में पधारे हुए थे और देश ही नहीं दुनिया आई हुई थी। इस बार तो और उसे व्यापक करना है। इस बार तो लोगों को आकलन हो रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस प्रयागराज के कुंभ में आने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम कुंभ मेले का जो प्रचार प्रसार है उसे देश के हर राज्य में तो हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्यगण जाएंगे ही निमंत्रित करने के लिए, लेकिन दुनिया के अनेक देशों में भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गयाना गए थे, आप सबको शायद याद होगा, उन्होंने प्रयागराज कुंभ का निमंत्रण वहां पर दे करके आने का काम किया। आप कल्पना करिए कि इस कुंभ में मैं संयोग से लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में कार्य करने के कारण से माघ मेला हो, कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, उसके कई कार्यक्रमों का हिस्सा व्यवस्था के पक्ष में सर्वाधिक रहता है। यह कुंभ मेले की ही देन है, प्रयागराज की देन है। पूज्य संतों के सानिध्य में यहीं से अयोध्या में भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी, आंदोलन की शुरुआत की गई थी ताले में बंद राम को खोलने का, कि वह राम लला हमारे ताले में बंद हो, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। यह रथ यात्रा निकली थी। बहुत सारी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो 1986 1 फरवरी याद नहीं होगा जब श्री राम जन्मभूमि का ताला खुला था, लेकिन उस आंदोलन की नींव हमारे पूज्य संतों ने इसी कुंभ मेला क्षेत्र में रखी थी। आज भव्य मंदिर बन गया। तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण कोई श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करता है, कोई वोट बैंक के लिए आगे किसी मंदिर की चर्चा मत करना, इस प्रकार की बात ही करता है। अगर भारत रत्न सरदार पटेल जी की अगुवाई में भगवान सोमनाथ का मंदिर विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा तोड़ा गया था, वहां पर बनाया जा सकता है, वो गलत नहीं है, तो श्री राम जन्मभूमि पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बाबा विश्वनाथ जी के स्थान पर मंदिर बनना कैसे गलत हो सकता है? लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति हमारे देश को जो आपस में एकजुट करने के लिए जिनको काम करना चाहिए वो विभाजित करने का काम करता है। अभी पूज्य महाराज जी, मैं तो सोचा कि यहाँ कुंभ का क्लेम है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मैं भी करना नहीं चाहता था, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, आपको जानकर के प्रसन्नता हो। महाराज जी, अभी जो मुरादाबाद जनपद की कुंदर की विधानसभा, वहां पर 55% से अधिक मुस्लिम मतदाता, और वहां जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपचुनाव में प्रत्याशी रामवीर सिंह जी जीते हैं, वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं।
2-3 दिन से मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का बयान में देखता रहता, और वो अपने बयान में कहते हैं कि दुरुपयोग किया गया सत्ता का। इसमें बताना नहीं था, लेकिन एक लाइन में बता करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप सबको याद नहीं होगा, लेकिन याद इसलिए दिलाना जरूरी हो जाता है कभी कभी कि अगर याद नहीं दिलाऊंगा तो लगेगा कि कहीं कुछ हम गलत किए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं करती है, लोकतंत्र को सबल बनाने का काम करती है। 2012 में मैं भी सिराथू से, यही कौशाम्बी जिले से विधायक बना था। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। ये सांसद थे, इन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कन्नौज का उपचुनाव घोषित हुआ। कन्नौज के उपचुनाव में जितने भी विपक्ष की ओर से प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया, उनका खारिज करवा दिया गया, और कुछ लोग नामांकन करने जा रहे थे, उनको बीच में उठवा लिया गया और अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव को इन्होंने निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया। ये क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी न गलत करती है और न गलत होता है तो उसको बर्दाश्त करती है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है, आंदोलन करती है। हम अगर यही काम करते तो उनको याद रहना चाहिए कि 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आप थे, यहां से 73 सांसद जीत करके गए। आप ही के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, 325 विधायक उत्तर प्रदेश में जीते थे हमारे। मैं उस विषय की राजनीतिक चर्चा आज नहीं करना चाहता, मैं कुंभ को लेकर चर्चा जरूर करना चाहता। प्रयागराज का कुंभ यह ऐसा एक समागम है कि सारे विश्व में पूज्य महाराज जी तो पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति की पताका को फहराने का काम करते हैं, और हमारे सौरभ जी और इनकी टीम भी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार से इस कॉन्क्लेव के दृष्टिकोण से, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे नासिक का कुंभ हो, और चाहे हमारा ये उज्जैन का कुंभ, ये चारों कुंभ की दृष्टि से ये लगातार प्रयास करते रहते, जाते रहते। और पूरे दुनिया में प्रयागराज के कुंभ में जो समागम होता है, इतना बड़ा समागम और कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता। ये प्रयागराज का गौरव है। और जो प्राकृतिक वातावरण, ये नहीं कि अब देखिए कई जगह का कुंभ का क्षेत्र होता है, हमारे लिए सारे कुंभ के जो स्थान है, उनके जो पौराणिक मान्यताएं हैं, वह सबको हम स्वीकार करते हुए, सिर झुकाते हुए, और उसी के कारण से आस्था का सागर उमड़ पड़ता है प्रयागराज में। आप सोचिए, मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, मकर संक्रांति हो, चाहे पौष पूर्णिमा हो, चाहे माघी पूर्णिमा हो, किस प्रकार से छोटी छोटी मतलब गांव से पुड़कियां बांधे हुए, बोरी लादे हुए, भीगते हुए, पैदल चलते हुए किस प्रकार से प्रयागराज में आते हैं, उसको शब्दों में व्यक्त करने की सामर्थ्य कम से कम मेरे पास नहीं, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यह विश्व का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं। और आप सबको याद होगा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने से पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी, सड़कों की स्थिति क्या थी। प्रयागराज में जब संगम पर पहुंचो तो वहां पे गंगा मैया का, यमुना मैया का और अदृश्य रूप में मां सरस्वती मैया के जल का स्वरूप क्या होता था। आज ही जाके देखिए, अभी तो मेला शुरू नहीं हुआ, 13 जनवरी से शुरू होगा, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आज अविरल गंगा, निर्मल गंगा, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुव्यवस्थित कुंभ, स्वच्छ कुंभ करने की तैयारी केवल सरकार नहीं कर रही है, समाज कर रहा है। पूज्य महाराज जी जैसे प्लास्टिक की बात की रहा है, रखा है, लेकिन प्लास्टिक सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उससे मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए महाराज जी वो कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्लास्टिक के किसी भी ऐसे जो बाटल है या अन्य कोई सामग्री है, बैग है, कुछ भी है, उसको इससे मुक्त रखने की दिशा में प्रयास हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का भी कार्यक्रम लगभग फाइनल हो रहा है। तो जब वो आएंगे तो ऐसे समय में मैं आप सब
लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक कुंभ के आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन मानिएगा, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा समागम मानिएगा, जो समाज को तोड़ने वाले हैं। समाज कैसे जुड़ा हुआ है, किन कारणों से जुड़ा हुआ है, किस कुंभ के कारण जुड़ा है, किस अर्धकुंभ के कारण जुड़ा है, ये प्रयाग के कुंभ में और देश के 3 और हमारे जो कुंभ के स्थान है, उन स्थानों के माध्यम से देखने को मिलता है। हमें इस बात की आवश्यकता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर लोग आने वाले हैं, तो ऐसे समय में हमारा क्या दायित्व है। सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं यहाँ पे जितनी की जा सकती वो करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सबके कोई सुझाव हो, उन सुझाव के अनुसार, चूंकि एक तरह से मैं अगर प्रयागराज के दृष्टिकोण से कहूं तो हम लोग तो मेजबान हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि इतने पूज्य संतों का यहाँ के बारे में तो यह है कि सारे देवी देवता गंधर्व गण सब यही प्रयागराज के तीर्थ स्थल पे माघ में ही आ जाते हैं, लेकिन कुंभ में तो कोई बचता ही नहीं कहीं है। अभी कई लोगों को हमने सुना, पूज्य महाराज जी को भी सुना, हमारी दीदी वहां की जो हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका भी उद्बोधन सुना कि डुबकी लगाओ, और क्या उसका आनंद सबके मन में क्या भरा हुआ। तो आज एक जबरदस्त तैयारी है, आप सबको मालूम है। प्रयागराज में अगर किसी को आना है रेल से, तो रेल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा, रोड से आना है तो रोड की बेहतर सुविधा है, अगर आपको हवाई मार्ग से आना है तो हवाई मार्ग की बेहतर सुविधा है। जल मार्ग से कितनी यात्रा करा पाएंगे अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये चारों रास्ते प्रयागराज आने के लिए खुलने वाले हैं। इस प्रकार का जब मेला होता था कि महीनों कई कारोबारियों को भी समस्या होती थी, मेले में आने वाले कुंभ यात्रियों को, संगम यात्रियों को भी असुविधा होती थी, लेकिन आप कल्पना करिए असुविधा कैसे धीरे धीरे दूर हो रही है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आप सब ने आशीर्वाद दिया है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने यह निर्णय किया, और आज प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को असुविधा भी हो रही है। लेकिन आप 2019 से पहले का प्रयागराज या 2014 के पहले का प्रयागराज याद करिए, और 2024 का प्रयागराज देखिए। और जब 13 जनवरी से पहले हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दीबाजी में गुणवत्ता कहीं ना खराब हो, यह भी हर हाल में ध्यान रखना है, काम भी समय से पूरा करना है। जब 24 करोड़ के स्थान पर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखना है। और इस प्रकार के अभी बहुत सारे कार्यक्रम चलेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर हमारे सौरभ जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर रखा है, मेरी इस पूरे कार्यक्रम को पूरी शुभेच्छा है, शुभकामना है। और यह कार्यक्रम में सरकार के भी कई विभाग सहभाग कर रहे हैं और आप इसमें रुचि दिखा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी इस प्रयास के साथ पूरी सरकार खड़ी है, इतना ही मैं कह करके आपको आश्वस्त करूँगा कि आप कहीं पर भी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हो, आपकी टीम प्रयास कर रही है, जहाँ पर भी जरूरत होगी। मुझे यद्यपि आज थोड़ी सी असुविधा थी, लेकिन मैं कल दिल्ली में था, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी के घर में एक वैवाहिक समारोह के कार्यक्रम में जाना था। सुबह लखनऊ में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम था, फिर यहाँ आना था, और यहाँ आने के बाद अभी मैं कुंभ मेला क्षेत्र के कुछ निरीक्षण के लिए भी जाऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आज यह पूरा जो परिसर है MNIT का, इस परिसर में जो 2 दिन अभी ये कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, तीसरा दिन कल समापन का दिन है। कल भी कई लोग आने का भी मैंने सुना है कि और भी कई लोग आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम को आपने गरिमा प्रदान करने का काम किया। ये कार्यक्रम आपका और बड़ा बनेगा और अच्छा स्वरूप बनेगा, और आने वाले समय में आप एक नया मुकाम हासिल करोगे, ऐसी मैं आशा करता हुआ कुंभ मेले की सफलता के लिए आप सब जो अच्छा कर सकते हो करिए। MNIT के डायरेक्टर साहब को मैं ये कहूँगा, यहाँ तो बहुत प्रतिभाशाली शोधार्थी छात्र हैं, उनके साथ चर्चा करके MNIT की तरफ से हम वहाँ क्या कर सकते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से तो कल जो स्वच्छता के कर्मी हैं, आप सबको मालूम होगा, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि हम सफाई कर्मी हों, चाहे हमारे जो भगवान को पार लगाने वाले नाविक हों, निषाद समाज के लोग हों, उनका
जब स्मरण करते हैं तो मुझे याद आ जाता है 2019 का कुंभ, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। हम लोगों को भी मालूम नहीं था, हम लोग मंच पे बैठे थे, तब तक सामने देखा जैसे डिस्प्ले आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन पर बैठे हैं और कुंभ मेले में सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी कुर्सी में बैठे हैं और उनके चरण प्रधानमंत्री जी हैं। आप कल्पना करिए, मैं तो एकदम रोमांचित हो गया, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा धन्य है वह माँ, वह पिता जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री बन करके जिन्हें समाज में सफाई करने वाले को एक मान लेते हैं कि वो सबसे नीचे का काम व्यवस्था का करता है, उनके चरण स्वयं जमीन पे बैठ करके उनको कुर्सी पर बैठा कर धोने का काम किए। यह सम्मान जो दे करके और जो उन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दे करके स्वयं झाड़ू उठाया और स्वयं फावड़ा उठाया, स्वयं गंदगी उठाई और यह संदेश दिया कि सफाई कर्मी कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं है, हम संपूर्ण 140 करोड़ भारतवासी भारत की स्वच्छता के लिए सब लोग सफाई कर्मचारी हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने का काम किया था। यह भाव हम सबके जब तक मन में बना रहेगा और इस भाव को जितना हम बल प्रदान करने का काम करेंगे, उतना ही भारत शक्तिशाली होगा, भारत मजबूत होगा, भारत विकसित होगा। भारत अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, वह दिन भी दूर नहीं होगा जब विश्व की पहली अर्थव्यवस्था भी भारत बनेगा, विकसित भारत भी बनेगा। और जिसके विचार, जिसकी सोच, जिसका विजन इतना व्यापक हो, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव से मैं तो 2014 से जानता हूँ, लेकिन महाराज जी लोग तो शायद वह गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने थे तब से जानते हैं। उन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक पहले तो कोई चुनाव नहीं हारे, सारे चुनाव जो उनके नेतृत्व में हुए सब जीते। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की, इस प्रदेश की सेवा की, लेकिन एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। यह अपने आप में एक मिसाल है। हम सबको भी एक देश के लिए जब काम करने का ठान लो तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ मेले के लिए भी हम सबको कहीं पर भी पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं, मजबूती के साथ हम सब साथी आगे बढ़े और ये कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और लंबी बातें न करके, क्योंकि मेला क्षेत्र में भी हम लोगों को जाना है, प्लास्टिक मुक्त तो बनाना है, प्रदूषण मुक्त भी बनाना है, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी, आने वाले समय में बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्या क्या अवसर पैदा होंगे इस पर भी रिसर्च की आवश्यकता है। प्रयागराज के कुंभ को लेकर के बहुत सारे पीएचडी होल्डर होंगे, उनकी भी सूची जुटाई जाए, उन्होंने क्या किस किस क्षेत्र में उन्होंने शोध किया है और शोध के आधार पर क्या निष्कर्ष निकला है। बहुत सारे कवियों ने बहुत अच्छे अच्छे गीत भी गाए हैं, श्री रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, सभी जो धर्म ग्रंथ हैं वहाँ कुंभ का और प्रयाग को लेकर के तमाम वर्णन है, उनको जाने समझे और इस कुंभ मेले को सफल बनाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यही मैं निवेदन करके अपनी वाणी को दूंगा विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।